बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, आपका फेवरेट शो। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी, समीर चौगांवकर साहब, ओम जी उपाध्याय जी हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं। आप उनकी बातचीत सुन रहे हैं। जरा महाराष्ट्र की हम बात करते हैं। देखिए, इस चुनाव में जो फंसे हुए राज्य हैं ना, उसमें शायद सबसे फंसा राज्य महाराष्ट्र ही, क्योंकि कुछ पता नहीं चल पा रहा। इतनी पार्टियां टूट के इतने धड़े बन गए हैं कि किसमें कितना दम है, लोग किसका साथ दे रहे हैं। ये तो जब 4 जून को नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। अभी फैक्ट है कि किसी को नहीं पता चल रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में वोट जो पड़ रहा है वो कैसे पड़ रहा है। अब इसके अंदर जो बयान आ रहे हैं, संजय राउत ये कह रहे हैं कि यहां हमने औरंगजेब को गाड़ दिया था, मोदी तू कौन है। गुजरात से ही आया था औरंगजेब भी, 27 साल लगा रहा महाराष्ट्र पर कब्जा करने में। औरंगाबाद में जहां उसकी कब्र है वहां जाके देख लो, गाड़ दिया उसको मराठा में। नरेंद्र मोदी भी गुजरात से आते हैं, तुम हो कौन जब औरंगजेब को हमने नहीं छोड़ा। यहां तक पहुंच गई, गाड़ने वाड़ने तक बात पहुंच गई महाराष्ट्र। अब और इसके बाद इस बयान पर सफाई देने के लिए और अपोजिशन के नेता आ गए। अरे मोदी जी भी तो कहते हैं हम नेस्त नाबूद कर देंगे, हम फलाना कर देंगे। तो कहने की बात है गाड़ देंगे, लेकिन आप औरंगजेब से तुलना भी कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि औरंगजेब का क्या हश्र किया था, और वही हश्र मोदी का भी कर देंगे। तो आप खुद ही देखिए और खुद ही फैसला कीजिए। संजय राउत जो क्या है, हमारे पास तो ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए प्रधानमंत्री के लिए, जो बात इन्होंने कही है। सुनिए जरा संजय राउत। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्म महाराष्ट्रात झाला म्हणून महाराष्ट्राला इतिहास आहे, आणि हा जो औरंगजेब आहे त्याचा जन्म गुजरातमध्ये झालाय, पहा इतिहास। त्याच्यामुळे ती माती जी आहे ती औरंगजेबाची माती आहे, आणि त्या मातीतले हे दोन व्यापारी। औरंगजेबाचा जन्म नरेंद्र मोदीच्या गावात झालाय, इतिहास पहा तुम्ही। दाहोद नावाचं गाव आहे अहमदाबादच्या बाजूला, औरंगजेब तिथे जन्माला आलाय गुजरातमध्ये, म्हणून आपल्याशी ते औरंगजेबी वृत्तीने वागतायत। पण लक्षात घ्या, एका औरंगजेबाला या महाराष्ट्रामध्ये आम्ही गाडलाय। 27 वर्ष तो औरंगजेब महाराष्ट्र जिंकण्यासाठी लढत होता, आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे। तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कौन है? नरेंद्र मोदी तू कौन है, बाकी सारा आपके लिए ट्रांसलेशन कर देंगे समीर जी। एग्जैक्टली क्या बोले? देखिए, संजय राउत कह रहे थे कि महाराष्ट्र का सम्मान इसलिए इस दुनिया के अंदर है, शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र के अंदर जन्म हुआ था और औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ था। तो जिस मिट्टी से औरंगजेब का जन्म हुआ है, उसी मिट्टी से निकले हुए लोग, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के लिए कह रहे थे कि 27 साल तक हमने औरंगजेब को महाराष्ट्र में शासन राज नहीं करने दिया और उसको इसी मिट्टी में हमने गाड़ दिया है। तो मोदी क्या चीज है, मतलब मोदी तू कौन है? हाँ, मोदी तू कौन है मतलब तुम औरंगजेब की मिट्टी से पैदा हुए हो और तुम जो शासन कर रहे हो औरंगजेब का कर रहे हो, मतलब तुम्हारा और औरंगजेब का डीएनए एक है। और मोटी बात यही बोली ना, अब जो ऑपरेटिव लाइन है, हमने औरंगजेब को गाड़ दिया, मोदी तू कौन है। बिल्कुल, कहने का तात्पर्य उनका वही है जो वो कहना चाहते थे, कि उन्होंने अपना मैसेज दे दिया। लेकिन देखिए सरोज जी, बड़ा दुख होता है, दुर्भाग्य है महाराष्ट्र का, कि जिस महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे जैसे नेता शिवसेना के हुए थे, जो ये कहा करते थे कि हमारा दुर्भाग्य है कि इस मिट्टी में हमने औरंगजेब को गाड़ा है। और लेकिन औरंगजेब मानसिकता के लोग महाराष्ट्र में रहने वाले सुन ले कि अगर वो हिंदुओं के ऊपर आंख उठाएंगे तो जैसे औरंगजेब को हमने यहाँ गाड़ा है, वैसे सारा उस मानसिकता लोगों को हम महाराष्ट्र के अंदर गाड़ देंगे। ये बाला साहेब ठाकरे कहते थे, और आज उन्हीं के पार्टी के लोग आज प्रधानमंत्री मोदी के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना आपत्तिजनक किस पर? बिल्कुल होना चाहिए, मुझे लग रहा है इस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, और हो सकता है एकनाथ शिंदे आज या कल में इसके ऊपर दर्ज करें। जिस संजय राउत जी की बात में 3 बहुत जबरदस्त आपत्तिजनक बातें हैं। पहला तो ये कि गुजरात की पूरी धरती का जिस तरह से उन्होंने अपमान किया कि औरंगजेब वहां पैदा हुआ था और मोदी वहां पैदा हुए हैं, ये तुलना करके एक बात। दूसरी बात, मोदी और औरंगजेब की तुलना किस आधार पे? औरंगजेब जितना दुर्दांत, क्रूर, बर्बर शासक था, जो उसका इतिहास है वो इस देश के समाज के लिए जितना खतरनाक इतिहास है, जो झेला इस समाज ने, इस देश ने, उसकी तुलना का आधार क्या है नरेंद्र मोदी जी से करने का? और तीसरी बात, देश के प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह की भाषा कि हमने उसको यहाँ गाड़ दिया, वो औरंगाबाद के खुलदाबाद में उसकी कब्र बन गई है, औरंगाबाद के खुलदाबाद में उसकी कब्र है। तो तू क्या चीज़ है, तू कौन सी चीज़ है, कौन सी तोप है? तुझे, तेरे साथ भी ब्रैकेट में तो यही है ना, तेरे साथ भी यही करेंगे।
तो ये आशय जो तो यही है। भाषा, आशय तो यही है। तो भाषा जो है और जो जिस तरह की ये तीनों स्तर पे तीन कम से कम बहुत घोर आपत्तिजनक बातें हैं, और जैसा आप कह रहे हैं कि इस पे बिल्कुल एफआईआर दर्ज होना बहुत बड़ी लेकिन बात नहीं मामला है। यहां तक कैसे पहुंचा, कब पहुंचा, इतनी नफरत, ये तो नफरत वाला बयान है ना। नफरत से ज़्यादा मुझे लगता है हताशा कही। ये नफरत वाला बयान है। नफरत तो बहुत पहले से नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और जो अभी समीर जी ने कहा वो बड़ी गंभीर बात है। जब शिवसेना टूट कर गई कांग्रेस के साथ, उन्होंने सरकार बना ली, उद्धव जी मुख्यमंत्री बन गए, तो मुझे एक कोंकण के रहने वाले खांटी शिवसैनिक ने करीब 1.5-2 पन्ने की लंबी एक अपनी बात भेजी, जिसमें कुल मिला के यही लिखा था कि अब हम करेंगे क्या। हम जिस पार्टी को समझते थे, हम जब समझते थे कि भारतीय जनता पार्टी जहां डिप्लोमेटिक हो जाती है, जहां थोड़ा सा वो कमजोर पड़ जाती है, वहां बाला साहब ठाकरे और उनकी पार्टी वो खड़ी हो जाती। वो हिंदू हृदय सम्राट, मराठी मानुस, मराठी अस्मिता को जीने वाली पार्टी, उसके संजय राउत ये बोल रहे हैं। और संजय राउत जब ये बोलते हैं तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ग्राउंड पर अब ये लग रहा है कि शिवसेना के साथ जो उसका खांटी मतदाता था वो छूट चुका है। वो अगर शिवाजी महाराज की याद दिलाएंगे तो किसको याद आएगा? हिंदवी स्वराज की याद आएगी। तो दुनिया भर के मीडिया में जो लिखा गया कि 800 वर्षों के बाद भारत में हिंदू शासक हुआ है, राजगद्दी पर बैठा है, दुनिया कह रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 400 चाहिए। खुद जो विरोधी लोग हैं वो भी कह रहे हैं। और ऐसे में अगर संजय राउत ये बयान दे रहे हैं तो मैं इसे नफरत वाला नहीं मानता हूं, तो बहुत भयानक नहीं, नफरत। मैं ये भी समझना चाह रहा हूं, मोदी की तुलना औरंगजेब से करके, या मोदी को औरंगजेब को गाड़ दिया, मोदी तू कौन है ये पूछ करके कौन सा वोट बढ़ा रहे हैं वो, किसका वोट मिलेगा? मैं आपको बताता हूं, आज की तारीख में अगर मान लीजिए कोई कट्टर शिव सैनिक भी है, बाला साहब वाला शिव सैनिक भी है, तो मोदी का दुश्मन थोड़ी हो गया। मैं बोल रहा हूं, एक ना ये साइकी है कि जो छुटभैया नेता होते हैं वो बड़े नेताओं के खिलाफ इस तरह के बयान देके अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करते हैं। संजय राउत म्युनिसिपल इलेक्शन तो कोई जीते नहीं है, राज्यसभा से आए हैं। सर उद्धव ठाकरे की आवाज तो है नहीं, खुद कुछ नहीं जीते हैं, कोई क्लेम टू फेम नहीं है सियासत में। तो ऐसे व्यक्ति अपने आप को कैसे खड़ा करेंगे? प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति के ऊपर आप आक्षेप लगाएंगे, कुछ बोलेंगे तो लोग सुनेंगे। आज वो प्रधानमंत्री के ऊपर ना बोल रहे होते, हम दिखा भी नहीं रहे होते। प्रधानमंत्री के ऊपर बोल रहे हैं इस तरह की बातें, इसलिए दिखाई जा रहा है। चलिए मैं आपको जरा दूसरा बयान सुना देता हूं। अभी ये बीजेपी की तरफ से आया है, नवनीत राणा 12 लेकिन ये एक टिप्पणी आई छोटी, सौरभ जी मैं जोड़ दूं, ये टिप्पणी आ रही कि भैया इनको मुसलमानों का भी वोट क्यों मिलेगा? ये तो औरंगजेब को कह रहे कि हमने गाड़ दिया था, तो मुसलमान का भी नहीं मिलेगा और हिंदू का वोट तो वैसे ही नहीं मिलेगा। तो मैंने पूछा कि इनके लिए तो बड़ी मुसीबत होने वाली है, यानी उद्धव ठाकरे के लिए और मुश्किल बन रहे हैं। जी। अरे नवनीत राणा की हम बात कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूंसी नवनीत राणा की अमरावती से चुनाव लड़ रही है इस बार, और ये भी अपने बयानों को लेकर के इस चुनाव में बड़ी चर्चा में रही है। कुछ अंदर इन्होंने बोल दिया था तो वही वायरल हो गया कि अपने दम पर चुनाव लड़ो, कोई लहर नहीं है। पहले इन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया था, फिर अब इन्होंने कहा है कि छोटे बोला, छोटे मतलब छोटे ओवैसी को, कि छोटे तुमने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम देख लेंगे। हम तो कह रहे हैं 15 सेकंड के लिए हटा लो, हम भी देख लेंगे। नवनीत राणा की बात सुनिए और इस पर ओवैसी की बात। छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को, जिस दिन हम मंच पे आ गए। मोदी जी को मैं बोल रहा हूं कि 15 सेकंड दे दीजिए, आप बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपने रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ नहीं देखिए, नहीं देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि करिए। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीजों का, तो ठीक है करिए आप, कौन रोक रहा है आपको? दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, आरएसएस आपकी, सब चीज आपका है, करिए, कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है? करिए ना।
बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना हम आ जाते हैं। करिए, क्या है ये? तो बड़े ओवैसी साहब बड़ी खूबसूरती से अपने भाई को बचा ले जाते हैं। इस मुद्दे पर कभी नहीं बोलते कि इन्हीं के भाई का तो स्टेटमेंट था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। उस पर मुकदमा भी हुआ था, जेल भी गए थे, लेकिन फिर छूटा है, फिर बरी हो गए, पता नहीं कैसे। अब लेकिन नवनीत राणा ने जो कहा वो भी कहा, और पब्लिक के डोमेन में इसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे आप? ये नहीं है नफरती बोल? नहीं, बिल्कुल नफरती बोल है। और दुर्भाग्य यही है कि जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप, विवाद, उसके प्रत्युत्तर में विवादित बयान, ये चुनाव को बहुत खराब तरफ ले जाता है। नवनीत राणा किस स्थिति में है? नवनीत राणा सिर्फ विवादित बोल बोल के सिर्फ और सिर्फ जिसको कहते हैं ना कि एक माहौल बनाकर, और क्या उनकी भी सीट इस बार इतनी आसान नहीं है? पिछली बार तो निर्दलीय जीत गई थी समर्थन से, इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ रही। क्या उनको लग रहा है कि इन बयानों के बिना बात नहीं बनेगी? और इस तरह के बयान पर अगर कार्रवाई ठीक से हो, अगर 15 मिनट वाले पर ठीक से कार्रवाई हो गई होती, आज अकबरुद्दीन ओवैसी जेल में होता या इतना लंबा कालखंड जेल में बिता कर आया होता, दूसरे की हिम्मत न पड़ती, तो शायद आज हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे थे। लेकिन न 15 मिनट वाले पर हुई, न 15 सेकंड वाले पर होगी। सब नेता बेशर्मी से इस तरह के विवादित बोल बोलते हैं और उसका खामियाजा जनता को किसी और तरीके से उठाना पड़ता है। बीजेपी को कुछ तो कहना चाहिए इस पर। नहीं, उनके लिए ठीक है, अमरावती में चुनाव हो चुका है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल दो कुछ भी, जैसा भी बोलना है। देखिए, ये बड़े अजीब बात है। ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री तो बड़े संयम से बात करते हैं। ये लोग जो इस तरह की बात करते हैं, तब हम कहते हैं कि चुनाव जो है ये बाकायदा पोलराइज करना चाहते हैं चुनावों को। इस तरह के ये जो बातें हैं, ये बहुत अच्छी बातें नहीं है राजनीति। देखिए, महाराष्ट्र में क्या ये बीमारी है? 15 सेकंड हटा लो, 15 मिनट हटा लो पुलिस। देखिए, नवनीत राणा नई नई भाजपा ही बनी है। सबके घर भेजो पुलिस। बिल्कुल, नवनीत राणा भी नई नई भाजपा ही बनी है। इसके पहले वो स्वतंत्र सांसद रही है, तो ज़्यादा स्वतंत्र प्याज रही है, तो ज़्यादा भी प्याज खा रही है। उसके पहले वो उद्धव ठाकरे के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने चली गई थी अपने पति रवि राणा के साथ। उस समय वो विवाद में आई थी। उन्हें लग रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया था, उन्हें लग रहा था भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगी और ऐसे विवादित बयान दूंगी तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता बनूंगी। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नवनीत राणा के इस बात को लेकर निश्चित रूप से आपत्ति दर्ज करेगी। चुनाव टाइट है क्या? और निश्चित रूप से अमरावती का मामला फंसा हुआ है, क्योंकि ये हमेशा निर्दलीय जीती है और सबसे लड़ती रही है। तो भारतीय जनता पार्टी इनके साथ बहुत सहज नहीं है। वहाँ पर दूसरे अभी बड़े कोई जो दूसरे कांग्रेस के लीडर है वो सहज नहीं है। वहाँ शिवसेना के आनंदराव अडसुल चुनाव लड़ते रहे, वो चुनाव लड़ना चाहते तो वो साथ में नहीं रहे। तो वहाँ के कई बड़े नेता उनके साथ नहीं रहे। लेकिन नवनीत राणा का वहाँ ठीक ठाक है। उसके हस्बैंड का प्रभाव वहाँ पर काफी अच्छा है बेसिकली, उसके कारण जीतने की संभावना भारतीय लेकिन ऐसे बयानों पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं। अब जरा मैं आपसे बारामती की बात कर लूं। महाराष्ट्र की सबसे चर्चित सीट है इस वक्त बारामती में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे अजीत पवार की वाइफ जो है सुनीत्रा पवार, वो चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन आपको हैरानी होगी जान करके, पहले एक फैक्ट जानकार लोग बता रहे हैं, अभी तक पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा कॉस्टली प्रचार अगर कहीं कहीं चला है ना, सबसे ज्यादा पैसा जहां खर्च किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूंसी, वो है बारामती। कितना ये तो अभी अनुमान लगेगा, लेकिन पानी की तरह पैसा बहा रही हैं यहाँ पार्टियां। उसके बाद भी वोट परसेंटेज सबसे कम है यहाँ का, 55% मेरे ख्याल से केवल वोट पड़ा है। तो बारामती में पहले तो इतना पैसा क्यों लगा रही पार्टियां, और वोटर फिर भी नहीं निकल रहा? देखिए, बारामती का चुनाव हमेशा पैसों के ही दम पे होता है। सारे पैसे वाले लोग हैं। शरद पवार ने उसको बहुत आर्थिक समृद्ध बना दिया है। शेतकरी संगठन के जो बड़े नेता है वो वहाँ रहते हैं। शुगर लॉबी के बड़े नेताओं ने वहाँ इन्वेस्टमेंट करके रखा है। और शरद पवार जिस राजनीति से आते हैं, वो तो पैसों की राजनीति शरद पवार ने अपने जीवन में की कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस सबसे पैसे वाले नेता होते थे। मुझे लग रहा है अजीत पवार भी जानते हैं कि अपने चाचा कैसे राजनीति करते हैं, तो पैसा दोनों ने बहाया है। अब देखते हैं किसका पैसा काम में आता है। महाराष्ट्र पर एक बार आपकी जी बिल्कुल, पैसा बहा के भी वोटर टर्नआउट न कर पाना, और उसके पीछे की पूरी प्रक्रिया चली आ रही है वो देखिए, उसी का एक तरह से उसी को आगे बढ़ाने वाली बात है। लेकिन इस दोनों ही तरीके की जो महाराष्ट्र की एक नेत्री की चर्चा हम लोग इतनी देर से कर रहे हैं, इस तरह के बयानों पे कोई ना कोई तो एक अंकुश लगाया जाना चाहिए। दूसरे, लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है, जो बहुत बड़ी बात अभी हर्षवर्धन जी ने उठाई कि अगर 15 मिनट वाले बयान पे ये तो यहीं तक रुक गई कि 15 सेकंड के लिए हटा लो, उसके बाद कुछ नहीं कहा। लेकिन 15 मिनट वाले बयान को तो बहुत लंबा बयान था वो, कि उसके बाद वो क्या क्या करेगा, वो पूरा एक्शन प्लान था। उस समय अगर इसको ठीक तरीके से कर दिया गया होता तो इस तरह की बातें नहीं आती। किस दलील पर अकबरुद्दीन ओवैसी छूटे थे? वो तो बाइट आज भी यूट्यूब पे जाएंगे तो भाषण मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। अदालत में ये कहा गया कि इनको ओरिजिनल सोर्स नहीं मिला कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहां ये बात कही थी, उसका हमें ओरिजिनल सोर्स नहीं मिला, नहीं मिला, जगह नहीं मिली। नहीं, ओरिजिनल कहीं वो रिकॉर्ड हुआ हो, ओरिजिनल वीडियो, हाँ, इस बिना पर छोड़ दिया गया था। ये भी बड़ा कमाल है ना, आज के युग में कोई कह रहा है कि ओरिजिनल वीडियो नहीं मिला,
इसका सीधा जो सा मतलब YouTube पे हुआ है। कि एजेंसीज ने अदालत में वो फैक्ट पेश ही नहीं किए हाँ। और अदालत ने भी शायद उस तरह से फटकार लगा के जैसे कहते हैं ना सुओ मोटो, थोड़ा जो दिख रहा है कम से कम उसको तो देख लें।